बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4। चौथे चैप्टर को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथे चैप्टर का जो पहला लेक्चर है उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हम चैप्टर के नाम की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है इसको स्टडी करेंगे। तो प्यारे बेटे, सबसे पहले हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारे इस चैप्टर का नाम है स्टाइकोमीट्री। बास टीचर इसे स्टिशियोमीट्री भी पढ़ते हैं, मगर हमारी किताब वाले ने ये बात मेंशन करके कंफ्यूजन ही खत्म कर दी कि आप इसको स्टाइकोमीट्री पढ़ा करें, ना कि स्टिशियोमीट्री। है क्या भला? दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मेरे सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच which deals with, जिसमें हम देखेंगे क्या, the relationship between amount of reactant and product by using balanced chemical equation is called स्टाइशियो या स्टाइकोमेट्री। अब इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मुझे आपको ये बताना होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। उसके लिए हम सहारा लेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो H2 और इसका रिएक्शन हो रहा हो ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, तो ये दोनों गैसेस मिलके क्या बनाती हैं? तेरी मेरी जरूरत, जिसे हम पानी कहते हैं, H2O। इस इक्वेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। मैं इसको बैलेंस करता हूं। बैलेंस करने के लिए मैंने ऑक्सीजन को देखना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। इस राइट साइड वाले 1 ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ा। ये बराबर, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, मगर हाइड्रोजन बिगड़ गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, इधर 2, इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब दोनों साइडों पे हाइड्रोजन भी बराबर हैं, ऑक्सीजन भी बराबर हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? देखो भाई जी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, और ये क्या हैं? इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके, इसकी हेल्प से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स के दरमियान ताल्लुक कायम करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। उस रिलेशनशिप को स्टाइकोमेट्री कहते हैं। कैसा रिलेशनशिप बनाएंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। इधर तो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया बताया जाएगा। वो क्या बताओगे? वो मैं ये बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब है, अगर आपको रिएक्टेंट का मैस पता हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट का मैस भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको प्रोडक्ट का मैस पता हो तो आप रिएक्टेंट का मैस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको रिएक्टेंट के मोल का पता हो, मोल क्या है आगे देखेंगे, तो आप प्रोडक्ट के मोल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको प्रोडक्ट का मोल पता हो तो आप रिएक्टेंट के मोल को मालूम कर सकते हैं। ओके, ये हो गई स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना स्टिशियोमेट्री, ये 2 लफ्जों से निकला है। एक लफ्ज है स्टिशियन, ठीक है, स्टाइशियन या स्टाइकियन। स्टाइकियन का लफ्जी मतलब है एलिमेंट। ओके, और दूसरा लफ्ज यहां पे होता है मेट्रॉन। ये लैटिन वर्ड्स हैं। मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब क्या है? मैयर, किसी भी चीज को मैयर करना। स्टिशियन या स्टाइकियन, दूसरा लफ्ज है मीट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब है मैयर और स्टिशियन या स्टाइकियन का मतलब क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट की मेजरमेंट, एलिमेंट की मेजरमेंट को क्या कहते हैं? स्टाइकोमेट्री। कैसी मेजरमेंट? न्यूमेरिकल होंगे, हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल के साथ। यहां टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये हमें क्या बताती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कुछ चीजों का ध्यान जो हमें रखना होता है वो ये है, सेम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पे एटम की तादाद सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे यूं कहूं कि ये 2 दूनी 4 एटम हाइड्रोजन के हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो 4 ही एटम प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन के हैं, 2 दूनी 4। जी, सेम इसी तरह से ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो राइट साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 ही एटम हैं। ओके, तो सेम नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरी बात क्या है?
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डेफिनेट रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज कंपाउंड हैव डेफिनेट रेशो ऑफ एलिमेंट। इस बात को समझिएगा कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेशो है वो फिक्स्ड लेनी होती है। मतलब फिक्स्ड से क्या मुराद है? डेफिनेट का मतलब है फिक्स्ड। फिक्स्ड कैसे? जैसे कि यहां पर दो आपने दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल लिए, दो मालिक्यूल, अगर हम मालिक्यूल की सूरत में देखें इसे, तो एक मालिक्यूल आपने किसका लिया? ऑक्सीजन का। तो दो मालिक्यूल आपके बन गए किसके? वाटर के। ये रेशो फिक्स रहेगी। मतलब अगर आप पानी बनाना चाह रहे हैं और स्टिशियोमेट्रिकली बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको 2:1:2 का कंसेप्ट रखना होगा। मतलब कैसे कि अगर दो मालिक्यूल आप लेते हैं हाइड्रोजन के और आपको चाहिए भी पानी के दो मालिक्यूल, तो एक मालिक्यूल आपको वो लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। यानी यूं समझ लें हमने बिस्किट बनाने हैं तो 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच चीनी लेंगे तो ही हमारे पास बिस्किट बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी मिकदार यानी इसकी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट जो है, रेशो जो है वो चेंज कर देंगे तो फिर हमारे पास बिस्किट खराब हो जाएगा। यानी अगर हम 2 चम्मच चीनी ले लें और 2 चम्मच आटा ले लें तो वो बिस्किट ज्यादा मीठे हो जाएंगे। तो इसी तरह वो कहता है कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है इसमें इसमें हम जो रेशो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं की जाती। अगर चेंज करोगे तो फिर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। मतलब कैसे कि यहाँ पे मैंने दो मालिक्यूल लिए हैं H2 के और एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का लिया है, तो अगर मैं इधर भी 2 मालिक्यूल ले लूं तो फिर ये सारी कहानी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि ये जो इक्वेशन आपने ली है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इस तरह से होती है कि ये हमें डेफिनेट रेशो बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जैसे एक कंपाउंड में डेफिनेट रेशो होती है एलिमेंट की। अच्छा, कंपाउंड में डेफिनेट रेशो कैसे होती है एलिमेंट की, वो मैं यहां चल के आपको समझाऊंगा, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहता है ये जो रेशो आपकी मौजूद है, मालिक्यूल की रेशो लें या मास की रेशो लें या फिर आप मोल की रेशो लें, वो रेशो यूज होती है टू कैलकुलेट मैस या मोल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ये बात मैं लिख तो सकता हूं, अभी समझा नहीं सकता। हाँ, आगे चल के समझाऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर जो भी आप रेशो बनाते हैं उस रेशो की हेल्प से आप बाकी अदर सब्सटेंसेस की मैस को या मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये जो स्टाइकोमेट्री होती है ना मेरे बेटे, इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले हमें जहन में बेसिक एजम्पशन रखनी होती हैं, कुछ बुनियादी मफरूजे जहन में रखने होते हैं। यानी अगर मैं स्टिशियोमेट्री पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं या आप स्टिशियोमेट्री को अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी न्यूमेरिकल के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको 3 बातें अपने जहन में रखनी होंगी। उन 3 बातों को बोलते हैं बेसिक एजम्पशन। और वो पहली बात कौन सी है? पहली बात ये है, ऑल द रिएक्टेंट हैव बीन कंप्लीटली, यहां मैं पूरा लिखूंगा, ऑल द रिएक्टेंट have been completely converted into प्रोडक्ट। सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो किस में तब्दील हो चुके हैं? प्रोडक्ट में। पीछे कुछ रह नहीं गया। यानी कि स्टिशियोमेट्री में हमें ये जहन में रखना होता है कि जितने हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चले गए हैं, पीछे कुछ बच के नहीं रह गया, जाया कुछ भी नहीं हुआ। एक तो ये बात अपने जहन में रखनी है। दूसरी कौन सी बात अपने जहन में रखेंगे? देयर इज नो साइड रिएक्शन अकर। कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा। साइड रिएक्शन से क्या मुराद है? यानी एक बंदे को हमने कहा भाई 5 किलो हलवा बना दो, वो हमारे लिए हलवा तैयार कर रहा है, हमने उसे 5 किलो हलवा बनाने के इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, अब हलवा बना 4.5 किलो, वो आधा किलो कहाँ गया? आधा किलो वो खा गया, बादाम खा गया, चख गया, कुछ सूजी उसने गिरा दी ना, तो इसका मतलब ये साइड रिएक्शन था कि वो बादाम खा गया, वो गरी खा गया और अमाउंट हमारी जो हलवे की थी वो कम निकली। तो इसी तरह मैं अगर इक्वेशन से देखूं, मैंने 2 मालिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के अगर मैंने 2 मालिक्यूल लिए हैं और ऑक्सीजन का मैंने 1 मालिक्यूल लिया है, तो मुझे 2 मालिक्यूल पानी के बनाने थे इक्वेशन के मुताबिक, मगर 1 मालिक्यूल कहीं और चला गया, किसी और के साथ रिएक्ट करके कहीं और दफन हो गया। इसका मतलब ये साइड रिएक्शन हो गया। मगर जब आप स्टाइकोमेट्री पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो आप ये जहन में रखेंगे कि देयर विल बी नो एनी साइड रिएक्शन। और तीसरा जो बेसिक अजम्पशन है कि स्टिशियोमेट्री जो होती है वो ओबे करती है, क्या? ओबे लॉज। इनको ये भी कहा जाता है लॉज ऑफ स्टिशियोमेट्री।
तो लॉज ऑफ स्टीशियोमेट्री दो हैं, एक ये है और एक ये है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं दोनों समझाता हूं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप यूं लिखेंगे कि mass can neither be created, mass can neither be created nor destroyed, यानी कि mass को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, but we can change it from one form to another। जी इसे लेती जाओ, इसे साथ लेती जाओ। ओके जी, तो बॉयज एंड गर्ल्स मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हम मैथ्स को बना नहीं सकते, ना ही हम मैथ्स को तबाह कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से दूसरी में चेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे? अगर मैं कहूं शक्ल का बुम बुम, मेरे हाथ में अंडा आ जाए, क्या आ जाएगा? नहीं, अरे अंडा तो मुर्गी देगी, मैं उसे कैसे ला सकता हूं? हाँ, मैं अंडे को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकता हूं, अंडे को मैं पका के खा सकता हूं और वो एनर्जी मुझे मिल जाएगी। यानी अंडे का जो मैस है उससे हमें एनर्जी मिली है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज किया है, मैस को एनर्जी में चेंज किया है। सेम इसी तरह से वो कहता है कि मैस जो होता है हम उसको ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही बर्बाद। मेरे हाथों में 4 मार्कर हैं, मैं जादू करूं ये गुम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकते। हाँ, मैं इनको तोड़ फोड़ जला सकता हूं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकता हूं। ओ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और ये जो स्टीशियोमेट्री होती है ना, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो हो रहा होता है, उबे कर रही होती है ये। अच्छा, हमारी इस स्टाइकोमेट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट के। कैसे? मैं बताता हूं इस इक्वेशन से, आप समझना मेरी बात। ये मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये देखो, तवज्जो से सुनिएगा। आपने अपनी 9th क्लास में एटॉमिक मैसेस पढ़े थे, जिसमें आपने कहा था कि हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 होता है। इसकी हम मदद लेंगे। देखें यहाँ पर कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन के एटम? एटम 2 दूनी 4 एटम है। एक एटम के मैस को आप 1 कर लें तो 4 का कितना हो जाएगा? 4। अब मैस है तो कोई ना कोई यूनिट लगाना पड़ेगा, यहां हम ग्राम लगा देते हैं, 4 ग्राम। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 16 और 16 32, तो 32 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। यहां देखना, एक पानी का मॉलिक्यूल होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन का मैस हो गया 2, क्योंकि 2 हैं, और एक ऑक्सीजन का मैस हो गया 16 और 2 18। एक पानी के मॉलिक्यूल का मैस 18 होता है, यहाँ 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो मैस कितना होगा? 36 ग्राम। 36 ग्राम। अब जरा समझना, 4 और 32 कितने होते हैं? 36 ग्राम। यहाँ पे कितने हैं? 36 ग्राम। रिएक्टेंट में मैस क्या है? 36 ग्राम। प्रोडक्ट में मैस क्या है? 36 ग्राम। बात फॉलो हो गई कि टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट बराबर है टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल। दूसरा जो लॉ है स्टाइकोमेट्री में अप्लाई होता है वो लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे पास ये पानी है, ठीक है, H2O, इसके अंदर रेशो बाय मैस होती है हर एलिमेंट की। मतलब हाइड्रोजन का मैस होता है 1, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, 2 मैस हो गया। ऑक्सीजन का मैस 16 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी 1:8। इसका मतलब है ये मैस रेशो है। कौन सी रेशो है? मैस रेशो। तदाद की भी रेशो बनाई जाती है, मतलब तदाद मॉलिक्यूल की। मैस की भी रेशो बनाई जाती है, आगे हम पढ़ेंगे मोल की भी रेशो बनाई जाती है। यहाँ पे किसकी रेशो है? ये मैस की रेशो है। अच्छा, आप ले आए टैंकी का पानी, आप ले आए टूटी का पानी, दरिया का पानी, आप कस्सी का पानी, किसी कुएं का पानी ले आए, जहां से मर्जी पानी लाएंगे, उसके अंदर जो रेशो है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड है पानी, तो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनकी तादाद सेम है, यानी H2O ही रहता है, चाहे आप जहां से ले आए। तनासुब रेशो सेम रहती है मैस की। तो यही वो कह रहा है कि आप प्योर कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, यानी पानी आप दरिया का लाएं या नहर का लाएं, उसके अंदर जो पानी कंपाउंड है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, वहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर के पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड कंबाइंड, वो आपस में जुड़े होते हैं इन द सेम रेशो बाय मैस, मैस की सेम रेशो के साथ। कस्सी का पानी भी, उसमें भी रेशो 1:8 होगी मैस की।
दरिया के पानी में भी सेम इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का मैस होता है 12, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, दो का होता है 32। सिंप्लीफाई करो 3 की टेबल पे, 3 चौके 12, बल्कि 4 की टेबल पे, 4 तिया 12, 4 अठे 32, 3:8। ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के जरिए बाहर जो निकलती है उसमें भी यही रेशो होती है बाय मास, हवा में जो पाई जाती है उसमें भी यही रेशो होती है, और जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी आप खुद भी बनाएंगे तो उसमें रेशो ये सेम रहेगी। तो ये दोनों लॉज जो है स्टाइकोमेट्री या स्टिशियोमेट्री में अप्लाई होते हैं। ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना स्टाइकोमेट्री, ये आगे हम इसको अप्लाई करते रहेंगे फर्दर हर लेक्चर के अंदर। कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है, मोल किसे कहते हैं? जब हम गूगल पे मोल का लफ्ज सर्च करते हैं तो इसके 3 मतलब निकलते हैं। एक मोल महबूब के मुखड़े के तिल को कहते हैं, तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, साड़ा खास के ले गया दिल वे। तो ये जो मोल है महबूब के मुखड़े का तिल, केमिस्ट्री का मोल भी महबूब के मुखड़े के तिल की तरह बड़ा जालिम होता है। एक मोल जो है वो जमीन में रहने वाले, जैसे चूहे नहीं होते, इस तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें भी मोल कहते हैं। मगर हमने उन दोनों को नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है केमिस्ट्री के मोल को। मोल होता क्या है? मोल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? हमें कहा जाता है कि जाओ भाई 1 दर्जन अंडे ले आओ। ये लफ्ज जो है 1 दर्जन, कभी सुना है आपने? बिल्कुल सर जी सुना है। 1 दर्जन का जो लफ्ज है ये अपनी आसानी के लिए लोगों ने खुद ही बनाया है। 1 दर्जन में कितने पार्टिकल होते हैं? 12 पार्टिकल होते हैं। जी हाँ, 12 पार्टिकल होते हैं। ये हमें कैसे पता चला? हमने रख दिया कि भाई आज के बाद 12 कुर्सियां होंगी तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे 1 दर्जन। सेम इसी तरह से 12 पेंसिलें हैं तो 1 दर्जन पेंसिलें, 12 अंडे हैं, 12 केले हैं, 1 दर्जन केले। तो केमिस्ट्री में मसला था, एटम बहुत छोटा है और मॉलिक्यूल उस भी छोटे हैं, जाहिर है। तो फिर कंपाउंड सारे, मतलब एटम, आइन, ये मॉलिक्यूल, ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम देख भी नहीं सकते एटम को, क्योंकि कुदरत के करिश्मे हैं। अकल हो तो कदर आवे, किताबत के तरीके हैं, जहां जेरो जबर आवे, जब भी एक बात कहता हूं सभी सुन लो सबर आवे। एटम भी क्या जर्रा है जो ना नजर आवे मगर आवे, मतलब है भी सही और नजर भी नहीं आता। खैर, तो एटम बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए भी कोई एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए जिससे हम आसानी से एटम्स को काउंट कर सकें या उनका वेट कर सकें। तो उसके लिए फिर इन्होंने एक लफ्ज, एक टर्म इजाद की, उसका नाम है एक मोल। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब हमारे पास एक मोल अगर अंडे हैं तो वो कितने होंगे? वो 12 नहीं होंगे, वो होंगे 6.02 10 की पावर 23। और यार 10 की पावर 23 बहुत बड़ी वैल्यू है ये। हाँ, 23 जीरो लगाने हैं आपने, पता नहीं कितनी। पर मुझे तो काउंट करना भी नहीं आता, कंप्यूटर भी काउंट नहीं कर सकता, पूछ लेना अपने कंप्यूटर वालों से। बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो एक मोल किसी भी चीज का होगा, एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, फार्मूला यूनिट का, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अब हमने ये जाना कि मोल एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है जिसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल। अब जरा देखो इसकी डेफिनेशन। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, माजरत के साथ थोड़ा मुश्किल करके लिखी हुई है, कोई भी टीचर उसे उसी वक्त नहीं समझा सकता। हाँ, मैं आसान डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। ये जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो वो डेफिनेशन भी आपको समझ आ सकती है जो इन्होंने लिखी हुई है। सर हम फिर किताब को फॉलो ना करें? भाई आप मेरे वाली ये डेफिनेशन लिखे ना, ये हर अच्छी किताब में यही लिखी हुई है, आप इसको भी लिख सकते हैं। किताब वाली लिखनी है तो वो वाली लिख लें, मैं तो ये आसान वाली समझाऊंगा। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज की वो मिकदार, विच कंटेन, जिसमें पाए जाएं 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड 1 मोल, इज कॉल्ड मोल। उसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है सर जी, हमें समझ भी आ गई। अच्छा, ये जो पार्टिकल है ना, आपकी बुक में एक नया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एलिमेंट्री एंटिटीज, यानी पार्टिकल्स को आप एलिमेंट्री एंटिटीज भी कह सकते हैं। पार्टिकल या एलिमेंट्री एंटिटीज या सिंपल एंटिटीज का लफ्ज भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आइंस, फार्मूला यूनिट। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। ओके, उसके बाद ये जो मोल है ना, इसको हम जाहिर करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, एन से इसे जाहिर करते हैं। ओके,
उसके बाद वो कहता है इट इज बेसिकली SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मिकदार का SI यूनिट है फॉर विच वी कैन वेट, हम वजन कर सकते हैं, बाय फॉर द काउंटिंग और वेट, वेट मालूम करने के लिए, या फिर यूं कर लें वेट या फिर काउंट, यानी काउंट करने के लिए या वजन करने के लिए, किसका, एटम, आइंस, मॉलिक्यूल, इन चीजों को काउंट करने के लिए या इनका वजन करने के लिए जो मिकदार का यूनिट यूज हुआ है SI, उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, कुछ बातें और देखते हैं। अब मोल को मालूम करने का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे आप लिखे मोल इज इक्वल टू, ऊपर लिखा करते हैं गिवन, मार्कर नहीं चल रहा सही, चेंज कर लो, ऊपर लिखते हैं गिवन मैस, दिया गया मैस, और नीचे क्या लिखते हैं, मुल्लर मैस। हमने आगे आपको समझाना है कि ये मुल्लर मैस होता क्या है। ऊपर गिवन मैस कर लें, नीचे क्या कर लें, मुल्लर मैस। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, मोल की जगह स्मॉल n लिख दें, गिवन मैस की जगह छोटा m लिख दें, डिवाइडेड बाय मोलर मैस की जगह बड़ा M आप पुट कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोल। अच्छा, मोल हो गया। अब मोल के साथ जो हमने नंबर लिखा है ना 6.02 10 की पावर 23, इस नंबर का एक खास नाम है, और वो नाम क्या है, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जी हाँ, और इसे जाहिर करते हैं n बड़ा a छोटा, a से मुराद है एवोगैड्रो, n से मुराद है नंबर। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, ये यही नंबर, ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे एवोगैड्रो नंबर, साइंटिस्ट है इटालियन एमिडो एवोगैड्रो, उस बंदे ने ये नंबर पेश किया था, इसलिए उसको सेहरा पहनाने की सूरत में उसको आजादी तौर पर उसके नाम पर ये नाम उसने खुद ही रखा था, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो का नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या डेफिनेशन है, द नंबर यानी तादाद ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज लिखें या पार्टिकल लिखें, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट नंबर कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक मोल किसी भी चीज का एक मोल है, उसके अंदर जो तादाद है, नंबर है, उस नंबर को, उस तादाद को क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट है, वो नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। उसकी वैल्यू क्या होती है, n से चूंकि इसे जाहिर करते हैं, वैल्यू ऊपर भी लिखी हुई है, यहां भी लिख रहा हूं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इज दैट क्लियर, यस सर। अब मेरी बात सुने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पता क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.02214414179 इंटू 10 की पावर 23, इतनी बड़ी वैल्यू, जी हाँ। मगर चूंकि हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखते, हम राउंड ऑफ करके 6.02 और फिर आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये सारा लुढ़ जो है ये हम नहीं लिखते। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम एवोगैड्रो नंबर पढ़ चुके, अब हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं। वो और चीजें क्या है, वो ये है कि ये लफ्ज है मोलर मैस। पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल की तरफ आऊंगा। मोलर मैस किसको कहते हैं, मोलर मैस कहते हैं द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ substance expressed in gram is called molar mass। ये डेफिनेशन है मोलर मैस की। मोलर मैस को समझने के लिए हमें जरा 9th में चलना होगा एटॉमिक मैस की तरफ, मतलब जो भी मैस पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के एटम के दिए जाते हैं वो कौन से होते थे। ये देखो, जैसे हाइड्रोजन का मैस होता था 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियान का 20.18, और ये क्या है, नियान के बाद है सोडियम, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, इस तरह सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटाशियम 39, कैल्शियम 40, Mn ये क्या है सर। बेटा जानी, अगर आप इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो ये पहले 20 एलिमेंट के मैसेज और ये जो मैंने आगे लिखे हुए हैं ये वाले के मैसेज भी आपको याद करने होंगे। Mn है मैंगनीज, इसका मैस होता है 50 55, और Fe आयरन का मैस होता है 56, और कापर का मैस होता है 63.5,
और जिंक का मास होता है 65 और पीबी यानी लेड का मास होता है 207.2 207.2। तो ये आपके इस पूरे चैप्टर में जो इस्तेमाल हुए हैं मैसेज, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। अच्छा, ये वन क्या है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी अगर एक हाइड्रोजन का एटम है ना, उसका मास होता है 1 AMU। इसी तरह अगर एक ऑक्सीजन का एटम है, उसका मास है 16 AMU। तो ये मैसेज आपको याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर? जी हाँ। अब हम चलते हैं मोलर मास की तरफ। मोलर मास में वो क्या कहता है? वो कहता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होगा, उसका जो मास होगा, उसे हम किस में जाहिर करेंगे? हम उसे ग्राम में जाहिर करेंगे। और जब हम उसे ग्राम में जाहिर करेंगे तो हम उसे मोलर मास कहेंगे। मोलर मास, एक मोल का मास। ओके, समझते हैं, सारी डिटेल समझते हैं, मगर पहले एक बात याद रखें। पहले ये कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को बोल सकते हैं। एलिमेंट के अलावा कंपाउंड को कह सकते हैं। कंपाउंड्स भी सब्सटेंस होते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है आयोनिक स्पीशीज। आयोनिक स्पीशीज इनको भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात, जो एटम्स होते हैं ना मेरे बेटे, वो किसके बने होते हैं? एटम सॉरी एलिमेंट जो होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। ठीक है सर जी, एलिमेंट किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। तो इनके जो मास होगा उसे एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद आगे चलें। जो कंपाउंड होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोवालेंट कंपाउंड और दूसरे होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है सर जी, समझ आ गई है। कोवेलेंट कंपाउंड बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड के मैसेज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैसेज। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मैस। ओके। इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जिस यूनिट के बने होते हैं उसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट। हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे। फार्मूला यूनिट, क्या? फार्मूला यूनिट। ठीक है, फार्मूला यूनिट के बने होते हैं, इसलिए इनके मैसेज को क्या बोलते हैं? फार्मूला मैस। क्या बोलते हैं? फार्मूला मैस। इसी तरह आयनिक स्पीशी में कौन आ जाते हैं? आइंस आ जाते हैं, और आइंस के मैस को बोलते हैं आयोनिक मैस, आयनिक मैस। इज दैट क्लियर? जी हाँ। अब समझना मेरी बात। एलिमेंट का एटॉमिक मैस, कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस और आइंस का आयोनिक मैस, इन तमाम मैसेज को जब हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो वो एक मोल के मैसेज होंगे। यानी एक मोल एलिमेंट का मैस, एक मोल कोवेलेंट कंपाउंड का मैस, एक मोल आयनिक कंपाउंड का मैस, एक मोल आइंस का मैस, उसे कहते हैं मोलर मैस। और उसे किस यूनिट में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर, यानी कि अब एलिमेंट कौन है? कार्बन है। कार्बन का मैस क्या होता है? 12। अब 12 AMU एक कार्बन के एटम का मैस होता है। एक कार्बन के एटम का मैस। अगर मैं लिखूं ना 12 AMU को हटा के इधर ग्राम लगा दूं तो वो बन जाएगा एक मोल कार्बन एलिमेंट के एटम्स का मैस। ओके। इसी तरह से मैं पानी की मिसाल लेता हूं, H2O। ये मॉलिक्यूल है H2O, इसका मैस होता है 18। ग्राम में लिखोगे तो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मैस 18 ग्राम। इसी तरह से NaCl की बात करते हैं। NaCl की, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का मैस 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो टोटल ये हो जाएगा 35 ओहो 58.5 ग्राम। यानी अगर मैं यूं कहूं कि एक मोल नमक है NaCl तो उसका मैस कितना है? उसका मैस है 58.5 ग्राम, और इस मैस को क्या बोलेंगे? मोलर मैस। ओके। इसी तरह आयन की बात करें, OH आयन है, OH नेगेटिव। ऑक्सीजन का मैस होता है 16, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1। 16 और 1 17, 17 ग्राम लिखेंगे तो इसका मतलब एक मोल क्या है हमारे पास? एक मोल आइंस हैं जिनका मैस कितना है? 17 ग्राम। अब अगली बात सुनिएगा कि एटॉमिक मैस अगर ग्राम में जाहिर करेंगे तो उसे भी मोलर मैस कहेंगे। मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में लिखेंगे उसे भी मोलर मैस कहेंगे। फार्मूला मैस को ग्राम में लिखेंगे उसे भी मोलर मैस कहेंगे। आयोनिक मैस को ग्राम में लिखेंगे उसे भी क्या कहेंगे? मोलर मैस कहेंगे। जी। अच्छा, मोलर मैस जो होता है ना, मोलर मैस क्या होता है? मोलर मैस को हम जाहिर करते हैं कैपिटल M से, और मोलर मैस का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यानी कि एक ग्राम ग्राम पर मोल का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर कितने ग्राम हैं? यानी एक मोल कार्बन के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, एक मोल पानी के अंदर 18 ग्राम पानी है, एक मोल NaCl के अंदर 58.5 ग्राम NaCl है,
1 मोल OH के अंदर 17 ग्राम OH है। ठीक है सर, अभी भी हमें समझ कोई नहीं आया। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं एक और मिसाल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। लेक्चर पूरा सुनेंगे तो जाहिर है समझ आएगी। ओके, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास है 1 मोल कार्बन कंटेन 1 मोल कार्बन कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 3 एटम्स। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, बाद में देखेंगे, 1 मोल H2O वाटर कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके सर जी, उसके बाद 1 मोल NaCl कंटेन 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। फार्मूला यूनिट, सर ये फार्मूला यूनिट क्या होता है बेटा? जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसका जो फार्मूला होता है उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। मतलब हमारे पास डब्बे में नमक पड़ा है, बहुत सारा नमक है, उस नमक को जाहिर करने के लिए हम सिंपल एक लिखते हैं NaCl। इस NaCl एक दफा जो NaCl लिखेंगे इसे कहेंगे फार्मूला यूनिट। ओके, उसके बाद आखिरी एग्जांपल 1 मोल OH नेगेटिव कर लें या Na पॉजिटिव कर लें, ये आयन है। 1 मोल Na पॉजिटिव कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आइंस ऑफ Na पॉजिटिव। तो ये तो आपको पता है पड़ा कि 1 मोल अगर कार्बन है तो उसके अंदर इतने एटम होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल वाटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल NaCl नमक कंपाउंड में कितने फार्मूला यूनिट होंगे, NaCl ये 3 दफा NaCl बोला है। ऐसे ही 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं या फार्मूला यूनिट होते हैं। उसके बाद 1 मोल Na पॉजिटिव कंटेन 6.02 10 की पावर 23 आइंस। अब हम देखते हैं इनके मैसेज को। अगर मुझे 1 मोल, मैं एक बच्चे को कहता हूं मुझे 1 मोल कार्बन दो, लैब में जाओ और मुझे 1 मोल कार्बन दो, वो जाएगा लैब में, वो 12 ग्राम कार्बन लेकर आएगा। तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है। उसको कैसे पता चला कि मैंने 1 मोल जो है कार्बन 12 ग्राम लेनी है? तो मैं बता चुका हूं, जो मोल है ना, जो कार्बन का मैस है, यानी एक कार्बन के एटम का मैस है, वो है 12 AMU। जब हम उसके साथ ग्राम लगा देंगे तो वो फिर मोल बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। हाँ जी, तो वो जाएगा 12 ग्राम कार्बन लेकर मुझे दे देगा, सर ये ले आपके पास ये 1 मोल कार्बन आ गया है। 1 मोल कार्बन का एलिमेंट मैं ले आया हूं। मैं पूछूंगा इसमें एटम कितने हैं कार्बन के? वो कहेगा सर एवोगैड्रो नंबर कितने, 6.02 10 की पावर 23। इसी तरह मैं उसे कहता हूं मुझे 1 मोल पानी पिलाओ बच्चे, वो 1 मोल पानी कितना होगा? H2O का मैस कितना होता है? हाइड्रोजन का तो अभी बताया 16 को ग्राम में लिखें, 16 नहीं बल्कि सॉरी 18 को ग्राम में लिखें तो ये 1 मोल पानी बन जाएगा। यानी मुझे 1 मोल पानी चाहिए, तो मैं बच्चों को कहूंगा मुझे 1 मोल पानी पिला दो। बच्चे वेट बैलेंस पे 18 ग्राम पानी तोल कर ले आएंगे, सर ये 1 मोल पानी पिए। मैं कहूंगा इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? वो कहेंगे सर एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह से 1 मोल NaCl मैस हम नीचे देख चुके हैं, 23 होता है सोडियम का और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों को ऐड करें ये होता है 58.5 ग्राम। तो 1 मोल नमक देग में डाला जा रहा है या बिरयानी बना रहे हैं उसमें 1 मोल नमक डाल रहे हैं, कितने ग्राम नमक डालेंगे? 58.5 ग्राम नमक डालेंगे, वो 1 मोल के बराबर होगा। उसमें NaCl की तादाद कितनी होगी? NaCl 6.02 10 की पावर 23। उसके बाद है 1 मोल Na पॉजिटिव कंटेन 6.02 10 की पावर 23 आइंस। Na का अकेले का मैस कितना होता है? 23, तो 23 ग्राम सिर्फ आयन चाहिए, तो 23 ग्राम। एक बात बच्चे कहते हैं समझ कोई नहीं आई सर जी, ये देखो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर, 1 मोल पानी 18 ग्राम के बराबर, 1 मोल NaCl 58.5 के बराबर, 1 मोल Na 23 ग्राम के बराबर। सबके मोल बराबर हैं, मैस बराबर नहीं है भाई, मैस बराबर होता भी नहीं है। कैसे? 1 मोल अंडे, 1 मोल कुर्सी, ओहो 1 दर्जन अंडे, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन कुर्सियां, 1 दर्जन लड़के, क्या इनका वजन बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल, हर एक का अपना अपना वजन होगा। तो फिर हम उनको 1-1 दर्जन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तादाद बराबर है। इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, मैस सबका अलग अलग है। कार्बन का और मैस है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और मैस है, NaCl का और मैस है। तो फिर ये 1 मोल मोल कैसे हैं? क्योंकि इनमें तादाद सेम है। मोल को तादाद से जोड़ा गया है, ना कि मैस से जोड़ा गया है। समझ आ रही है नहीं आ रही जी? ओके, तो ये मोलर मैस भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हम जो है छोटे से 3 न्यूमेरिकल आपको पढ़ाते हैं जो हमारी क्विक चेक में मौजूद हैं। ये 3 न्यूमेरिकल आपने करने हैं खुद, मैं भी करा रहा हूं,
एक और भी कराऊंगा। अच्छा, क्विक चेक आप थोड़ा सा खुद करेंगे, मैं आइडिया आपको दे दूंगा क्विक चेक का, तो बाकी आप करेंगे खुद। मैं फार्मूला भी दे दूंगा आपको कि कैसे करना है क्विक चेक को। तो प्यारे बेटे, तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है क्विक चेक का, वो हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि आपके पास कितना है, 20 ग्राम। मैं लिख देता हूं पहले, इसकी 4.1 है न्यूमेरिकल। ये बहुत अहम होते हैं, पेपर में भी आते हैं कि हमारे पास 20 ग्राम ऑफ NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपने क्या करना है, आपने इसके मोल्स कैलकुलेट करके देने हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम है आप मोलर मैस लिखा करें। मोलर मैस अब आपको समझ आएगा, कैपिटल M से इसे जाहिर करते हैं। NaCl का मोलर मैस क्या होगा, इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के मैस को जमा कर लो। मतलब सोडियम का मैस है 23 जमा, ऑक्सीजन का मैस है 16 जमा, हाइड्रोजन का मैस है 1, सबको ऐड करो 40 होता है। यूनिट क्या लगाऊं, मोलर मैस है, मोलर मैस, ग्राम यूनिट लगा दें, ग्राम लगाएं। आगे पर मोल लिखें तो भी ठीक है, पर मोल ना भी लिखें तो भी ठीक है। एक मोल के अंदर यानी एक मोल NaOH, हाँ, एक मोल NaOH में उसका एक मोल NaOH का मैस कितना है, 40 ग्राम है। ओके, ये मोलर मैस लिख दिया। हाँ हाँ, उसने और हमें दिया क्या है, उसने हमें मैस दिया है, मैस दिया है, ये मोलर मैस है। उसने जो मैस दिया है वो छोटे m से, वो 20 ग्राम उसने जो दिया है, इसे बोलते हैं गिवन मैस, ऊपर वाले को बोलते हैं मोलर मैस। मालूम क्या करना है, स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अभी अभी यहां से इरेज किया है, ऊपर लिखते हैं गिवन मैस, नीचे लिखते हैं मोलर मैस। गिवन मैस क्या है, 20 ग्राम, मोलर मैस क्या है, 40 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम ग्राम से कट गया, इसको डिवाइड करो, आंसर आता है 0.5, 0.5। ये ग्राम ग्राम से कट गया, पर मोल जब ऊपर आएगा तो इसका पर कट जाएगा, ये मोल बन जाएगा, मोल। यानी इसका मतलब 20 ग्राम NaOH में कितने मोल होते हैं NaOH के, 0.5 मोल होते हैं। ओके, उसके बाद हम करते हैं 4.2। इसमें वो कहता है कि आपके पास 0.5 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। आपने मैस मालूम करके देना है, गिवन मैस मालूम करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो मोलर मैस लिखो ना, HCl का मोलर मैस कैपिटल M, इसमें एक हाइड्रोजन है, मैस है 1, क्लोरीन का मैस होता है 35.5, दोनों को ऐड करो 36.5 हो जाएगा। ओके, ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मैस। ओके, अब हम करेंगे क्या, हमारे पास फार्मूला यही ऊपर वाला इस्तेमाल होगा, N इज इक्वल टू छोटा m ओवर बड़ा M। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल नहीं करने, नंबर ऑफ मोल तो दिए हुए हैं, ये भी हमारे पास है पड़ा, ये मालूम करना है। इस फार्मूले को अरेंज कर लो, कैसे, कैपिटल M को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा छोटा m बराबर है नंबर ऑफ मोल कैपिटल M मल्टीप्लाई। इस फार्मूले से आप मैस निकाल सकते हैं, मतलब इस फार्मूले से आप दो चीजें निकाल सकते हैं, अगर मैस दिया हुआ हो तो मोल निकाल सकते हैं, अगर मोल दिए हुए हो तो मैस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस। तो यहां इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5 मल्टीप्लाई मोलर मैस कितना है 36.5, इसको करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है ना हाफ से, तो ये हो जाएगा 18.5, तकरीबन इतना ही होगा 18.5। और ये इसका यूनिट क्या बनेगा, मैस का यूनिट क्या होता है, सिंपल ग्राम, छोटे मैस का, गिवन मैस का। और कैसे होता है, मतलब मोल, देखो यहाँ पे थे मोल, यहाँ पे क्या था, ग्राम पर मोल, यूनिट बता रहा हूं, पर मोल मोल से कैंसल, ग्राम यहां आ गया। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक अदर शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो मैं यहां करा देता हूं आपको। एक और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन 4.3 न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन, आपके पास है 10 की पावर -3 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये है, आपने इसका मैस फाइंड आउट करना है, सेम अभी अभी वाले यानी 4.2 वाले न्यूमेरिकल की तरह। कैसे करोगे, पहले तो मोलर मैस लिखो ना इसका, M, Mg का होता है 24, यहां लिखा हुआ है, प्लस सल्फर का होता है 32 जमा 4 ऑक्सीजन है तो पहले 4 लिख लें, ब्रैकेट में लिखें एक ऑक्सीजन का मैस वो है 16, सारे को सॉल्व करें 120 आंसर आता है, यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ओके, अब फार्मूला ये यूज होगा क्योंकि मैस फाइंड आउट करना है, तो मैस इज इक्वल टू मोल, मोल कहां है, ये है 10 की पावर, बल्कि पहले फार्मूला लिख लें NM, तो मैस इज इक्वल टू n की जगह 10 की पावर -3 मोल, ओके, मल्टीप्लाई बड़े M की जगह, बड़े M की जगह 120 ग्राम पर मोल। तो मेरे बेटे आप मोल पर मोल से कैंसल, ये 10 की पावर -3
जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 120 को 10 की पावर -3 से डिवाइड कर दें। 10 की पावर -3 1000 को बोलते हैं, ठीक है, 1000 को बोलते हैं। बल्कि यूं देखें कि 10 की पावर -3 जब नीचे आएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, उसका माइनस पर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 10 की पावर -3 को आप 1000 कर सकते हैं। इसे सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा 0.12 ग्राम। दिस इज द आंसर फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक मजे की बात आपको बताना चाहता हूं कि ये तो आपने किए हैं ना न्यूमेरिकल्स, जिसमें वो मैस या मोल पूछ रहा है। एक और होता है जिसमें आपको वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता है आपसे। न्यूमेरिकल है, क्विक चेक में करा देता हूं, बाकी खुद करना। मोल मैस वाले सारे खुद करना, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको करा देता हूं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि आपके पास है मैस ऑफ H2O2, मैस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है 1.75 ग्राम, 1.75 ग्राम। ओके, आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी 1.75 ग्राम में H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, मोल नहीं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सर कैसे, बड़ा आसान तरीका है, देखते चले जाएं। सबसे पहले तो आप इसका मोलर मैस लिखे ना, मोलर मैस इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन है, एक का मैस होता है 1 जमा 2 ऑक्सीजन है, एक का मैस होता है 16। आंसर इसका क्या आएगा, 16 दूनी 32, 32 और 2 34 यूनिट ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आइन, सब के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू Na। मतलब आप पहले मोल निकालेंगे, उस मोल को जब एवोगैड्रो नंबर से ज़रब देंगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे। तो इसको मैं खोल सकता हूँ, n इज इक्वल टू छोटे n की जगह मोल का फार्मूला, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और Na होता है एवोगैड्रो नंबर। वैल्यूज पुट करते हैं, सारी हैं पड़ी। कैसे हैं पड़ी, छोटा मैस m ये है पड़ा, इसको ऊपर पुट कर दें, n इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ये मौजूद है 34 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। आगे चल के लिखेंगे, पहले इसको इस पे डिवाइड करें। जब डिवाइड किया तो आंसर निकला 0.051। आंसर क्या निकला 0.051 मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 23 को छेड़ना नहीं आपने। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.307। इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.307 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अच्छा, बाज बुक्स में क्या करते हैं, इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, यानी 3.07 करके ये 10 की पावर 23 हो जाएगा 10 की पावर 22 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। नीले कलर की पानी वाली कैन पे ये फार्मूला लिखा होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं और मोलर मैस का भी पता चल गया है तो बड़ी ही आसानी से ये चैप्टर आपको आगे समझ आता रहेगा। अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा और आगे पढ़ाने के लिए क्या हम आपके लेवल के हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज।